नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 288 वर्सेस 232 लोकसभा से वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया है। राज्यसभा में बहस चल रही है। उसके बाद यहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, वो उस पर चिड़िया बिठाएंगे और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। जेडीयू को कैसे सेट किया गया, एलजीबी को कैसे सेट किया गया, किसके अमेंडमेंट माने गए, किसके नहीं माने गए, किस नेता ने क्या बोला, किसने क्या बोला, किसने क्या ड्रामा किया, ये सब आप देख भी चुके होंगे। और इसके लिए बहुत से चैनल हैं, बहुत से ब्रॉडकास्टर्स हैं। मेरी कोशिश होती है इंसाइट देने की, एक चीज को एनालाइज करने की। तो चलिए साहब, कल के पूरे मुद्दे पर मैंने क्या सीखा और क्या समझा, और आज के इतने राइटअप करने के बाद क्या जोड़ा, क्या समझा, आइए आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दो बातें। पहला इंसाइट, पूरे आर्गुमेंट में आप लोग ये सुनते चले आए होंगे कि वक्फ हमारी इबादत है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और वक्फ तो हमारा अधिकार है, वक्फ हमारे मजहब की बात है, वक्फ हमारे इसकी बात है, वक्फ हमारे उसकी बात है। तो चलिए, एनडीए ने तो ये मान लिया कि वक्फ में भी कुछ हद तक गैर मुस्लिम इंटरफियर कर सकता है, और ये एक इस पे बवाल भी बजा कि नॉन मुस्लिम उसमें मेंबर क्यों हो सकते हैं। ये तो उन्होंने तो मान लिया, आप उनको भूल जाइए। ये मैं संबोधित कर रहा हूं यूपीए के लोगों को और मुसलमान भाइयों को। भाई, हम मुसलमान क्या नमाज में, रोजे में, हज में, इनके तौर तरीकों में किसी गैर मुस्लिम का इंटरफेरेंस चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो जरा मुसलमान भाइयों, एक पॉइंट पकड़ के लाए हूं, जरा मुझे एक्सप्लेन कर देना कि वक्फ में यूपीए के हिंदू, विपक्ष के हिंदू, जो वक्फ में अपने अपने अमेंडमेंट्स लाए थे और जिन पर कल चर्चा भी हुई है, 14 अमेंडमेंट जो फेल हो गए, जिसमें से 11 अमेंडमेंट शायद गैर मुस्लिम यूपीए के विपक्ष के लोग लेके आए थे, तुमने उनको अमेंडमेंट लाने के लिए अलाउ क्यों किया? भाई, वो तो एनडीए तो इंटरफेयर कर रहे हैं हिंदू वक्फ में, तो चलो उनको, तो चलो वो तो तुम्हारे दुश्मन है। यहां तुमने क्यों अलाउ किया? तुम उनसे साफ कहते कि ये वक्फ का मैटर है, ये हमारे मजहब का मैटर है, हमारे नमाज रोजे हज का मैटर है, इसमें आप अमेंडमेंट कैसे ला रहे हैं? आपको जो भी अमेंडमेंट लाना है पहले हमसे डिस्कस करिए, हम फिर वो अमेंडमेंट लेके आएंगे, या कोई भी आप अमेंडमेंट लेके आए अपने मुस्लिम सांसद के थ्रू लेके आए। गैर मुसलमान अमेंडमेंट कैसे ला रहा है भैया? वो भी इसका मतलब वक्त में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप भी इसका मतलब वक्त में इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन आपको हिंदू के वक्त में इंटरफेयर करने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपको यह है, आपको वो हिंदू चाहिए जो आपकी आपकी मसाज करे, आपका चेला बन के रहे, आपका तुष्टीकरण करे, आपके फायदे की बात करे। अरे, वक्फ तो इबादत हमेशा से थी ना। तो जब 1955 में वक्फ एक्ट बना था, तो सीधे सीधे नेहरू जी से क्यों नहीं बोला कि भैया हमारे शरीयत एक्ट में ही आप वक्फ को जोड़ दीजिए, हम अपने हिसाब से इसको चलाएंगे, आप इसमें एक्ट लेके आ ही क्यों रहे हैं? लेकिन तब आपने इस मारे किसी हिंदू के इंटरफेरेंस पर 1955 में ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो इंटरफेरेंस आपको सूट कर रहा था। वरना तो वक्फ भी शरीयत का एक पार्ट होना चाहिए था, तो कोई बवाल ही ना होता। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको इस्लाम में या मजहब में इंटरफेरेंस से किसी भी गैर मुसलमान के कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बात अलग है, जहन्नमी हम सबको मानते हैं, पर प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जब तक वो आपके मतलब की और आपको सूट करने वाली बात तुष्टीकरण कर रहा हो। पहला पॉइंट निकाल के लाया हूं। दूसरा पॉइंट, साथियों, एक पता है मेरा क्या कंक्लूजन है? ये 9 लाख एकड़ की जो कहानी है, अब जब मैंने और भी राइटअप पढ़े, यार ये सब फर्जी लगी मुझे एंड में। अभी आप लोगों को समझाता हूं, 5-7 मिनट का टाइम दो, ये कैसे फर्जी है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1,32,000 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, जिनको ये वक्फ की बता रहे हैं, जिसमें से लगभग 7,000 शिया भाइयों की हैं और 1,25,000 सुन्नी भाइयों की हैं। और रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं 3,000 प्रॉपर्टीज, यानी लगभग 98% के आसपास प्रॉपर्टीज वक्फ की, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, राजस्व विभाग में रेवेन्यू में रजिस्टर्ड ही नहीं है। 65,000 प्रॉपर्टीज के आपके ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे हैं, और इस 1,32,000 प्रॉपर्टीज में से 58,000 प्रॉपर्टी वो हैं जो पब्लिक प्लेसेस पर हैं, जिस पे वक्फ का कोई कंट्रोल ही नहीं है।
कहने का मतलब यह है यार, कल के सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये 9 लाख एकड़ एक फर्जी बाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। कहानी अब जो मुझे समझ में आ रही है कि चुन्नू खां को बुलाया, मुन्नू खां को बुलाया, अब्दुल भाई को बुलाया, कहा भैया यहाँ पर साइन कर दो, फलाने फलाने वक्फ के सुब्रत करके दे रहे थे, और आपने उस प्रॉपर्टी को वक्फ का बनाकर अपने वक्फ बोर्ड के ड्रॉर में रख लिया। आप राजस्व में उसका रजिस्ट्रेशन कराने गए ही नहीं, लेकिन आपने उसका जो क्षेत्रफल था वो वक्फ की प्रॉपर्टीज में टाइप कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर और उसका क्षेत्रफल। इस तरीके से जो मुझे समझ में आया है साथियों कि ये 9 लाख एकड़ एकड़ कुछ नहीं है, इनके पास वाकई जहां पर ये विराजमान हैं, जो जगह इनके कंट्रोल में है, वो 1 लाख एकड़ से ज्यादा नहीं निकलेगी। ये बाकी जो ऊपर का 7-8 लाख एकड़ है, ये सब किताबों में है, हवाओं में है, खुद को खुश करने के लिए है या दूसरों को मुकदमों में उलझाने के लिए। और ये 1 लाख करोड़ 1 लाख एकड़ में भी जब घुसोगे, जो मैंने बात बोली थी और कल जो लोकसभा में भी जिस पर चर्चा हुई है, वक्फ बाय यूसेज, यानी इस्तेमाल के दम पर आपने मान लिया कि एक प्रॉपर्टी वक्फ है, अगर आप उसमें घुसोगे तो ये 1 लाख एकड़ भी नहीं बचेगी वक्फ के पास। क्योंकि जो कल मैंने बात आप लोगों को बोली थी, ऐसी सोचते सोचते मैंने इस बात को पकड़ा, यार एक बात समझ में नहीं आती, मुसलमान शादी करता है तो भले शरीयत के दायरे में रहते हुए उस चीज को रजिस्टर करता है, तलाक में लिखा पढ़ी करता है, हिबा यानी गिफ्ट में लिखा पढ़ी करता है, विल में बतौर शरीयत लिखा पढ़ी करता है, मोटरसाइकिल खरीदने जाता है जेब से पैसा देता है लेकिन लिखा पढ़ी करता है, कार खरीदने जाता है लिखा पढ़ी करता है, जमीन खरीदने जाता है लिखा पढ़ी करता है, रजिस्टर कराता है। तो वक्फ में आके क्या हो जाता है कि यहां पर लिखा पढ़ी क्यों नहीं है? ये जो 3000 प्रॉपर्टी राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहा हूं उसमें रजिस्टर्ड हैं, मैं शर्तिया कह सकता हूं कि इनके वक्फ नामे भी मौजूद होंगे। इनको किसी ना किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को कौम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जर्नल गुड तो नहीं बोलेंगे, मुस्लिम गुड के नाम पर इनको वक्फ किया होगा। बाकी ये जितनी जमीनें हैं सब चुन्नू खां मुन्नू खां के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड ने लिखी हैं। और एक सवाल दूसरा भी उठता है मेरे भाइयों, जरा आप लोग की तवज्जो चाहूंगा, पहले वाले वक्फ एक्ट से आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी 1955 की बात कर रहा हूं, टेक्निकली स्पीकिंग वक्फ तो तब भी शरीयत में होना चाहिए था अगर वो आपके मजहब का मैटर है, यानी शरीयत लॉ अलग और वक्फ लॉ अलग, यानी शरीयत एक्ट अलग और वक्फ एक्ट अलग। इसी बात को साबित करता है कि वक्फ शरीयत का हिस्सा नहीं है, वरना वक्फ भी शरीयत में होता। क्या खूबसूरत पॉइंट लाया हूं, कितना क्यूट स्मार्ट आदमी हो यार। ठीक, और अगर आपको उससे परेशानी नहीं थी तो जिस तरह आप अपने तलाक को, अपने निकाह को, अपनी हिबा को, अपनी विल को, अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी जमीन को, अपनी गाड़ी को पैसा देते हुए भी अपने अपने तरीके से, कहीं सरकारी तरीके से, कहीं शरीयतन तरीके से रजिस्टर करवाते हैं, तो सवाल ये उठता है ये 58% जमीनें रजिस्टर हुई क्यों नहीं? ये इस मारे नहीं हुई क्योंकि इनके कागज ही नहीं है। अगर ये जाते राजस्व विभाग और वहां पर कहते रजिस्टर कर लो, तो राजस्व विभाग एक शक्ल इनकी देखता और कहता क्या यार दिमाग खराब हुआ है क्या, ये क्या चुन्नू खां मुन्नू खां की गवाही डलवा के ले आए हो कि वो जमीन तुम्हारी है। इस मारे ये रजिस्टर नहीं हुई। अगर आपको 1955 के एक्ट पर पूरा भरोसा था तो आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी उस एक्ट के तहत राजस्व में रजिस्टर होगी, आपने उसको रजिस्टर उस एक्ट के हिसाब से क्यों नहीं करवाया जिस एक्ट से आपको कोई परेशानी थी ही नहीं? तो कुल मिला के मेरे भाई जो मेरे सामने कहानी निकल के आ रही है, सारा मिला के कि नंबर 1 तो ये जो 9 लाख एकड़ जमीन है ये वक्फ के पास है ही नहीं, ये खामखा खुश होने के लिए कागजों में है, लेकिन इनके पास नहीं है, इनके कागजों में है। तो वो प्रॉपर्टी, अब जब ये कहा जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकल जाएगी, ये भी गलत नैरेटिव बोला जा रहा है। हाथ से नहीं निकलेगी, हाथ में तो कभी थी नहीं।
जितनी भी है सरकारी बिल्डिंग है और ये भी हमारा और वो भी हमारा और राष्ट्रपति भवन भी हमारा और हर चीज तुम्हारी, वो थी नहीं। हकीकत ये है कि अब वो सिर्फ इनके कागजों से निकलेगी, इनके ड्रॉर की जो फाइलें हैं वो बेकार हो जाएंगी, इनके पास थी ही नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, लखनऊ की बात बता रहा हूं, लालबाग की बता रहा हूं, जयपुर की बता रहा हूं, कई ऐसी मेन रोड्स पर एक्चुअल वाली वक्फ प्रॉपर्टी हैं। एक्चुअल वाली किसको मान के चल रहा हूं मैं? जो 3000 राजस्व में रजिस्टर्ड हैं, वहां पर मेन मेन रोड पे आपके 2-2 हजार स्क्वायर फीट के शोरूम हैं, जिनका किराया 300-500 रुपए लिखा हुआ है और एक्चुअली में उनका किराया 1-1 लाख रुपए इस महीना से भी ज्यादा है। हो क्या रहा है? राजस्व को 500 रुपए दे दिया, मींस वफ के राजस्व को फाइन को 500 रुपए दे दिया, और किसी पार्टी को, किसी को अंडर टेबल से 25,000 रुपए दे दिया या 50,000 रुपए दे दिया, तब भी दुकान चलाने वाला 50,000 या 60,000 के फायदे में आ गया और 50-50 साल से दुकान चला रहा है उसी किराए पर। तो ये तो जो 1 लाख, यूपी की बात कर रहा हूं, 1,32,000 प्रॉपर्टीज जो हैं, ये तो समझ लो अब सब जाने वाली हैं इनके हाथ से। सॉरी, फिर गलत बोल दिया, इनके कागजों से जाने वाली हैं। इनके हाथ में यार ये मुझे लगता है कभी थी ही नहीं। जिस हिसाब से प्रॉपर्टीज निकल निकल कर सामने आ रही हैं कि साहब यही सरकार की जमीन भी इनकी और वो भी उनकी, सब ये क्लेम करते रहते हैं। और जो ये 3,000 प्रॉपर्टी यूपी में जो राजस्व में रजिस्टर्ड हैं, इसकी भी अगर तहकीकात करोगे, इसके भी अंदर अगर घुसोगे, तो तुमको पता चलेगा कि इसमें भी कितने बड़े किराए में और मालिकाना उसमें झोल हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो जांच इस केवल 1,29,000 प्रॉपर्टीज की नहीं होनी चाहिए। 3,000 जो ऑलरेडी राजस्व में रजिस्टर्ड है उनको मैंने बाहर निकाल दिया, और इसी तरह हर राज्य में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको जयपुर का MI रोड का एग्जाम्पल दिया, वहां राजस्थान वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए। पूरे देश में अलग अलग ऐसी जांचें होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की 1,32,000 में से 1,29,000 तो इनकी हैं ही नहीं, और जो है 3,000 उनके भी किराए की जांच होनी चाहिए कि कौन उसके नाम पर, कौन के नाम पर कौन मलाई खा रहा है। और साथ में अब 3 तरह की वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे समझ में आ रही हैं। पहली, जो वाकई किसी मुसलमान ने लिखा पढ़ी में, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में हिबा की तरह, विल की तरह अपने डॉक्यूमेंट बनाकर वक्फ के नाम करी, जिनको जाकर इन्होंने राजस्व में रजिस्टर कराया, भले वो किसी राज्य की हो, मैं सब राज्यों की बात कर रहा हूं। एक वो प्रॉपर्टी है, मेरे हिसाब से वो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी वो है कि इन्होंने चुन्नू खां, मुन्नू खां, अब्दुल भाई, रिजवान भाई को बुलाकर फर्जीवाड़ा करवाकर किसी की भी प्रॉपर्टी हड़प ली, चाहे वो कोई कमजोर मजलूम मुसलमान हो, चाहे कोई कमजोर मजलूम हिंदू हो या गैर मुस्लिम हो। तो ये हो गई इनकी दूसरी तरह की प्रॉपर्टी, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, वहां जाके इन्होंने झंडा गाड़ दिया। और तीसरी हो गई इनकी वो प्रॉपर्टी जो इन्होंने बड़े बड़े बयाने लिए कि ये भी हमारा और वो भी हमारा और विधानसभा भी हमारी और पुराना वाला संसद भवन भी हमारा और राष्ट्रपति भवन भी हमारा और ये हमारा और वो हॉस्पिटल हमारा और वो मेडिकल कॉलेज हमारा। वो है तीसरे तरह की, जो पब्लिक यूज में ऑफिशियली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग कहलाती है। तो 3 प्रॉपर्टीज में से जो गवर्नमेंट बिल्डिंग कहलाती है और इनके पास कागजों में दर्ज हैं, वो तो इनके नीचे से पूरी निकलनी चाहिए, ताकि ये डिस्प्यूट कम से कम खत्म हो जाए, भले वफ का वहां पर कब्जा था या नहीं था, वो खत्म हो जाए। दूसरा, जिन लोगों की प्रॉपर्टी मुसलमानों की और हिंदुओं की इन्होंने दबाई है पिछले 50 साल में, 1952 से इसका सर्वे बोला गया है यूपी में, वो निकाल के देखो कि वो किस खानदान की। अगर हिंदू की है तो पुराने कागजों में और कहीं बेची नहीं गई है तो उसको हैंड ओवर करो, और अगर मुसलमान की भी है तो उसके खानदान के, उसके वंशजों को पूछो, ढूंढो, देखो इनके पास उसका कोई वक्फनामा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसी मुस्लिम खानदान को वो लौटाओ, उसके किसी गरीब को लौटाओ जिसकी वो थी, सीधी बात। और तीसरी जिसका वक्फनामा है वो दी गई है, वो प्रॉपर्टी उसी की थी, वक्फ में काम आ रही है, वो प्रॉपर्टी अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन उसमें एक डिस्प्यूट है कि ये देख लो उससे कमाई जो हो रही है, क्या वो सही हो रही है या उस कमाई के चलते कोई और मलाई खा रहा है। तो 3 तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को डिवाइड करके आई होप आने वाले वक्त में इसको खंगाला जाएगा और अंदर से सच्चाई
निकल कर बाहर आएगी। और एंड में फिर से बता दूं, जो सच्चाई फाइनल निकल कर बाहर आएगी वो 9 लाख एकड़ के आसपास नहीं होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।